नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञानशाला एकेडमी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सुंग वंश और कर्ण वंश को पढ़ा था। आज के वीडियो में हम गुप्त वंश का अध्ययन करेंगे। गुप्त वंश के तहत हम आज श्रीगुप्त से लेकर चंद्रगुप्त द्वितीय तक पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के परवर्ती शासकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि मौर्य वंश के बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है। भारत एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं रह जाता। उत्तर में कुषाण वंश का शासन होता है तो दक्षिण में सातवाहन वंश मजबूती से उभरते हैं। लंबे समय बाद गुप्त वंश का जब शासन होता है तब पुनः भारत लगभग एक शासन सूत्र में बंध जाता है। गुप्त शासक कहां से थे, इस पर विद्वानों के बीच में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये पश्चिमी भारत से थे, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से थे, तो कुछ का मानना है कि ये बंगाल से थे। गुप्त वंशावली का परिचय के लिए कई अभिलेख हैं, जिसमें प्रयाग प्रशस्ति सबसे महत्वपूर्ण है। हमने अपने पिछले वीडियो में ही पढ़ा है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयी अभियानों का उल्लेख किया गया है और इसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्चंद्र ने लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति को कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ पर लिखा गया है। पहले यह स्तंभ कौशाम्बी में था, इसलिए इसे कौशाम्बी स्तंभ के रूप में भी जानते हैं। बाद में अकबर इसे इलाहाबाद लेकर आता है, उसके बाद इसे प्रयाग स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। इसी प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त और उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी घटोत्कच का उल्लेख किया गया है। इसी अभिलेख के आधार पर विद्वान श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक मानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। यहाँ देखिए, आप लोग तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर प्रयाग स्तंभ का है और इस प्रयाग स्तंभ पर ये जो लिखा गया है ये प्रयाग प्रशस्ति है और इसे हरिश्चंद्र ने लिखा था। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था? तो हरिश्चंद्र ने। और किसके बारे में उल्लेख किया गया है, किसके विजयी अभियानों का उल्लेख किया गया इसमें? समुद्रगुप्त के। और समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक प्रतापी शासक था, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। विद्वानों का मानना है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच कुषाण राजाओं के सामंत थे। प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त को महाराजा यशस्वी श्रीगुप्त कहा गया है। श्रीगुप्त की भांति घटोत्कच ने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो यहां देखा जाए तो श्रीगुप्त ने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी और उसके पुत्र घटोत्कच ने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने मृग शिखावन के पास चीनी बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए एक विहार का निर्माण कराया था। अब यह जान लेना बहुत जरूरी है कि श्रीगुप्त बौद्ध धर्म का समर्थक नहीं था, लेकिन उस समय बहुत सारे चीनी बौद्ध भारत में आया करते थे, तो इनके लिए उसने मृग शिखावन के पास एक विहार का निर्माण कराया था। मृग शिखावन कौशाम्बी के पास स्थित हुआ करता था। इसका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग ने किया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, चीनी यात्री जो इत्सिंग है ये गुप्त काल में नहीं आता, बल्कि बहुत बाद में आता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम राजा बनता है और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही संभवतः अपने आप को कुषाण शासकों से स्वतंत्र कर लिया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों का सहयोग पाने के लिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसके चलते उसे लिच्छवी का प्रदेश भी प्राप्त हुआ, क्योंकि लिच्छवी नरेश का कोई पुत्र नहीं था, केवल उनकी एक पुत्री हुआ करती थी कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम के वैवाहिक संबंध के कारण गुप्त वंश के साम्राज्य का विस्तार होता है। उसके अंतर्गत लिच्छवी साम्राज्य भी आ जाता है। जब राजकुमारी कुमार देवी के पिता का देहांत होता है तो उनका क्षेत्र भी चंद्रगुप्त के साम्राज्य के अधीन आ जाता है। अपने विवाह के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। साथ ही उसने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। राजा रानी प्रकार के सिक्के का क्या मतलब है कि जो उन्होंने सिक्के चलाए
उस पे राजा और रानी की तस्वीर बनी होती थी। राजा यानी चंद्रगुप्त प्रथम और रानी यानी कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम के बहुत से सिक्के गाजीपुर, टांडा, मथुरा, वाराणसी, सीतापुर व बयाना से प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं, इसमें ज्यादा जो स्थल हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। इसी आधार पर डॉक्टर गोयल एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है कि गुप्त वंश का जो आरंभिक शासन है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। उनका कहना है कि जहां से आरंभिक अवशेष मिलते हैं वहीं पे शासन की शुरुआत होती है। बाद में बहुत से विद्वानों ने इसका खंडन किया है और तर्क दिया है कि अशोक ने अपने स्तंभ लेख और शिलालेख ज्यादातर मगध से बाहर ही बनवाए थे। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उसका शासन मगध से बाहर था। चंद्रगुप्त का साम्राज्य पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक था। कुछ का मानना है कि ये साकेत तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रचलन शुरू किया था 320 ईस्वी में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम अंग्रेजी कैलेंडर का यूज करते हैं और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जब 319 वर्ष पूरे हो चुके थे उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी, अर्थात 320 ईस्वी में। इस तरह अगर आपको गुप्त संवत निकालना हो तब आपको अंग्रेजी कैलेंडर से 319 वर्ष घटाना होगा। जैसे अभी अंग्रेजी कैलेंडर में 2020 चल रहा है तो गुप्त संवत में चलेगा, इसमें से 319 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1701। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त ने प्राक्रमांक की उपाधि धारण की थी। प्राक्रमांक का अर्थ साहसी होने से है। यहाँ पे कुछ बातें हमें देख लेनी चाहिए। पहला शासक होता है श्रीगुप्त और श्रीगुप्त 275 ईस्वी के आसपास राजा बनता है। इसके बाद राजा बनते हैं घटोत्कच। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बनता है 319 में और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त राजा बनता है 325 ईस्वी में। ये जो समुद्रगुप्त होता है ये कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र होता है। समुद्रगुप्त प्राक्रमांक के अपने भाई कांच के साथ सत्ता संघर्ष था। इस सत्ता संघर्ष में समुद्रगुप्त विजयी हुआ था। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। इसने कई युद्ध लड़े और अपने क्षेत्र का विस्तार करता हुआ चला गया। इसने अपने क्षेत्र को उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैलाया, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में मालवा तक विस्तृत किया। समुद्रगुप्त के इन्हीं विजयी अभियानों के कारण इतिहासकार V.A. स्मिथ ने इसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है बीपीएससी में भी, यूपीएससी में भी, कि किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा था। तो वो इतिहासकार है V.A. स्मिथ। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। एक बात और ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त उच्च कोटि का विद्वान था और वह विद्या का उदार संरक्षक था। उसे कविराज भी कहा जाता है, कविता प्रेमी या कविता रचना के कारण। वह बीड़ा बजाने का बड़ा शौकीन था और इसकी पुष्टि उसके सिक्कों से होती है। बहुत सारे सिक्के ऐसे मिले हैं जिसमें वह बीड़ा बजाते हुए अंकित है। उसे धर्म व प्राचीर बंध भी कहा जाता है क्योंकि उसने वैदिक धर्म के अनुसार शासन किया और उसका संरक्षण किया। तो यहाँ देखा जाए वैदिक धर्म का यहाँ उत्थान हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो अन्य धर्मों से घृणा करता था। उसने एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था, यानी ये उदारवादी था। जैसे अशोक बौद्ध धर्म के समर्थक थे लेकिन उदारवादी थे, सभी धर्मों का संरक्षण करते थे, वैसे ही समुद्रगुप्त भी। कहीं कहीं समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश भी मिलता है। उसे सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए तो दिखाया ही गया है, साथ ही कुछ सिक्कों पर उसे युद्ध पोशाक में दिखाया गया है। एक सिक्के पर वह युद्ध पोशाक में है और उसके बाएं हाथ में धनुष तथा दाएं हाथ में तीर है। अब समुद्रगुप्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण
बिंदु हैं उसे देख लेते हैं एक नजर में। समुद्रगुप्त 325 ईस्वी में राजा बनता है और इसका शासन 375 ईस्वी तक चलता है। इसने बहुत से युद्ध लड़े और विजयी हुआ, इस कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। इन युद्धों के द्वारा उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। साथ ही प्रयाग प्रशस्ति इसी से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग स्तंभ पर है और प्रयाग स्तंभ को अशोक ने स्थापित करवाया था। प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्चंद्र ने लिखा था। समुद्रगुप्त को संगीत में बड़ी रुचि थी, वह बीड़ा बड़े चाव से बजाता था, यानी ये एक योद्धा भी था, विद्वान तो था ही, इसे कविराज भी कहा गया है। और वैदिक धर्म के उत्थान और उसके अनुसार शासन करने के कारण इसे धर्म प्राचीर बंध भी कहा गया है, अर्थात धर्म का प्राचीर। एक पुस्तक है काव्यालंकार सूत्र। इस पुस्तक में इसे चंद्र प्रकाश के नाम से संबोधित किया गया है। इतने फैक्ट समुद्रगुप्त से महत्वपूर्ण हैं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। समुद्रगुप्त के बाद कौन शासक बना, इस पर विवाद है। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि उसके बाद उसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र रामगुप्त गद्दी पर बैठा था 375 ईस्वी में। रामगुप्त जो था वो कायर था, वो साहसी नहीं था। उसके शासन में शकों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था, इसमें रामगुप्त पराजित हुआ था और रामगुप्त ने एक बहुत ही अपमानजनक संधि की थी, जिसमें उसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी को शकों को देने पर राजी हुआ था। यह संधि समुद्रगुप्त के दूसरे पुत्र जो साहसी था, स्वाभिमानी था, उसे अपने कुल की मर्यादा पर कलंक लगा। उसने इसका विरोध किया और ध्रुव देवी की जगह पालकी पर चंद्रगुप्त द्वितीय बैठता है और शकराज की हत्या कर देता है। इससे उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। बाद में वह रामगुप्त की भी हत्या कर देता है और ध्रुव देवी से शादी कर देता है। ये कहानी विशाख दत्त की एक रचना है, देवी चंद्रगुप्त, उससे ली गई है। बाद में छायावादी कवि महान लेखक जयशंकर प्रसाद ने भी ध्रुव देवी को केंद्र में रखकर एक नाटक लिखा था, ध्रुव स्वामिनी। आप सभी लोग ध्रुव स्वामिनी को जरूर पढ़े होंगे या कम से कम इसके बारे में सुने होंगे। ये जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद का, या ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित है। कुछ इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। उन्होंने अपने अनुसंधान से यह प्रूव करने की कोशिश की है कि जब समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है उस समय चंद्रगुप्त सत्ता को हथिया लेता है, किंतु रामगुप्त जो उनका वैध उत्तराधिकारी होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रामगुप्त जो होते हैं बड़े पुत्र होते हैं और सामान्यतः उस समय बड़े पुत्र को ही राजगद्दी मिला करती थी, सत्ता से दूर कर देता है। अब इसका आधार क्या है? इस निष्कर्ष का आधार यह है कि बहुत सारे सिक्के मालवा से मिले हैं जिस पर रामगुप्त का उल्लेख है। इस कारण इतिहासकारों का मानना है कि रामगुप्त का शासन मालवा में रहा होगा, बाकी अन्य क्षेत्रों में चंद्रगुप्त ने शासन किया था। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय शकों के आक्रमण के बहाने मालवा पर आक्रमण करता है और रामगुप्त की हत्या कर देता है और उसके बाद उसकी पत्नी ध्रुव देवी से शादी करता है। कहानी जो भी हो, अब यह स्पष्ट है कि रामगुप्त या तो शासक नहीं था या तो शासक रहा होगा तो बहुत थोड़े समय के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र युवराज रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। इस कारण क्या हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय की स्थिति बड़ी मजबूत हुई। एक तो मगध राज्य और वाकाटक साम्राज्य दोनों के बीच में एक गठजोड़ हुआ। इसका फायदा चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला शकों को भगाने में। शकों का जो साम्राज्य था वो पश्चिमी भारत में था। चंद्रगुप्त शकों से युद्ध करता है और अपनी सीमा का विस्तार गुजरात,
तक कर लेता है, सौराष्ट्र और काठियावाड़ तक। इस कारण उसे पश्चिम में समुद्री बंदरगाहों की सुविधा प्राप्त हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शकों के शासन से गुजरात को मुक्त कर उसे मगध में मिला लेने के कारण उसे सकार तथा विक्रमादित्य कहा गया। सकार मतलब उसने शकों का नाश किया। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय से लगभग 100 साल पहले सातवाहन वंश के एक शासक हुए हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी। उन्होंने भी शकारी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो अगर प्रश्न पूछे कि सकार एवं विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी और उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय तथा सातकर्णी दोनों का नाम हो, तो आप विकल्प ई लगाएंगे बिहार के संदर्भ में, जिसमें होता है कि 2 या 2 से अधिक विकल्प सही हैं या कोई विकल्प सही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसके शासन काल में ही फाह्यान भारत आया था। फाह्यान जो था वो चीनी यात्री था, बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए भारत आया था। उसका मानना था कि जो चीन में बौद्ध ग्रंथ हैं, विनय पिटक है, वह अपने आप में पूरा नहीं है। इसी की खोज में वो भारत आता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में वह भ्रमण करता है और उसका उल्लेख अपनी पुस्तक में करता है। उसने उल्लेख किया है कि इस दौरान भारत में लगभग शांति व्यवस्था थी। आप लोगों ने कुतुब मीनार जरूर देखा होगा अगर दिल्ली गए होंगे। कुतुब मीनार महरौली में है। उसी के पास एक लौह स्तंभ है और इसी लौह स्तंभ पर उल्लेख है एक चंद्र नाम के प्रतापी राजा का। इतिहासकारों का मानना है कि ये जो चंद्र नाम के प्रतापी राजा का जो उल्लेख है लौह स्तंभ पर, ये और कोई नहीं जंद्रगुप्त द्वितीय ही हैं, क्योंकि इसमें उल्लेख है कि इसने यानी कि चंद्र राजा ने अपना प्रदेश विस्तार करके सप्त सिंधु तक किया है और शकों का विनाश किया है, जो कहीं न कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में हम कुछ तत्वों को देख लेते हैं। पहला, चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 375 ईस्वी में राजा बना। समुद्रगुप्त के बाद यदि विकल्प में रामगुप्त है तो रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित किया था। इसी कारण इसे सकार या विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। ऐसा माना जाता है कि कालिदास उन्हीं के दरबार से संबंधित थे। इसके अलावा धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल, बाराहमिहिर, भरूची जैसे विद्वान भी उनके दरबार में हुआ करते थे। लौह स्तंभ में जिस चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है उसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से ही है और लौह स्तंभ जो है वो महरौली में है दिल्ली के, और इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त ने कराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश के जो राजा हुए हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आइए हमने जितना पढ़ा है उस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ पर किस शासक के बारे में उल्लेख है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी श्रीगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या 2 या 2 से अधिक। हमने अभी देखा जो लौह स्तंभ था इसका निर्माण कुमारगुप्त ने कराया था। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था और इस पे चंद्र नामक राजा का उल्लेख है और इतिहासकारों ने इसे चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ा है। तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विकल्प डी। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न संख्या 2 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा है समुद्रगुप्त, चौथा है अशोक और पांचवा अर्थात ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या 2 या 2 से अधिक। हम लोगों ने भी पढ़ा है कि B.A. स्मिथ नामक विद्वान हुए थे जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहने का कारण था उसका विजयी अभियान। जिस तरह नेपोलियन लगातार विजयी होता रहा और अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहा, उसी प्रकार समुद्रगुप्त भी लगातार युद्ध जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहा।
तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न संख्या 3, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत कब शुरू किया? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि गुप्त संवत जो है 320 में शुरू किया गया था। और किसने शुरू किया था? चंद्रगुप्त ने। और किस चंद्रगुप्त ने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 320 ईस्वी में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है वो है शक संवत। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।